तो क्या नाम तेरा? ध्रुव। शुरू करते हैं अपन। एक काम करो, शुरू करने से पहले एक बंदा, एक काम करो, मैं अभी गाँव हूँ तो मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो मेरे को पेज शेयर कर दो। एक मतलब इसके आखिरी पार्ट के शेयर कर दो, वो अपन ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था ना आरएनए इंटरफेरेंस, उसके बाद के शेयर कर दो मेरे को। एक तो ह्यूमन इंसुलिन पढ़ाना है, और कुछ एथिकल इश्यूज वगैरह, बायो पायरेसी वगैरह, ये दो चार चीजें पढ़ानी है, तो ये इसके पेज शेयर कर दो मेरे को। बुक नहीं है मेरे पास, नोट्स हैं वो जो मैंने तुम लोगों को पीडीएफ बना के दिए थे, वो कर दो, फिर शुरू करते हैं। अच्छे से खींचना फोटो, जल्दबाजी में मत खींचना। कोई करने वाला है कि नहीं करने वाला भाई, कि मैं डाउनलोड करूं? चलो रहने दो, मेरे पास ही हो गया, मैं चलो शुरू करता हूँ। चल ठीक है बेटा, क्या नाम तेरा? ध्रुव। अपन शुरू कर रहे हैं, कर तू चालू कर। ठीक है, चलो। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में हमारे आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ लिया था। आरएनए इंटरफेरेंस के बाद में आज हम लोगों ने पढ़ना है कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस होता, अभी मतलब अपन एक एक करके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसकी। तो एप्लीकेशन में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल, सॉरी, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मतलब मेडिसिन में कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है, क्या क्या इसके यूज है, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा चीजें, कुछ चीजें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। बेसिक चीजें का मतलब यहाँ पे यही है कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन? अपन जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या क्या यूज किया जा सकता है, वो सारे यूज अपन ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बता देता हूँ। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी process have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutics drugs. Further, recombinant therapeutics do not include unwanted immunological response as a common in case of similar product isolated from non-human source. At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved by human use for the world over. In India, 12 of these are presently being marked. अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग हमारा जो लास्ट चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम लोगों ने क्या बनाया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, लेकिन किसके लिए बनाया था हम लोगों ने? इंसुलिन के लिए बनाया था, है ना? तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं। अभी तो उसने बताया कि दुनिया के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीईआरटी कि 30 ऐसे रिकॉम्बिनेंट बनाए गए हैं जिनका कुछ ना कुछ यूज हो रहा है, मतलब काय के लिए? एज ए थेरेपेटिक ड्रग्स के लिए, मतलब किसी बीमारी के इलाज के लिए यूज किया जा रहा है। और उनमें से 12 इंडिया के अंदर क्या हो रहे हैं, अभी मार्केट में प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा बनाए गए 30 वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है, और उनमें से 30 में से 12 इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जो मार्केट में अपने को अवेलेबल है। अब हम लोग यहाँ पे, इसने जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो अपन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली यूं देखा जाए तो इसको हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें क्या करना पड़ेगी, बताना पड़ेगी।
तो बेटा पहले अपन इसको देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, हालांकि हम ऐसा कभी सोचते नहीं है ना, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में इसके पेशेंट होंगे, डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट बोलने का मेरा रीजन है कि इंडिया को क्या बोला जाता है, डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है। मतलब जितने ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट हमारे इंडिया में है, इतना वर्ल्ड वाइडली शायद कहीं पे नहीं। और इसका सीधा सीधा सा मैं आपको एक रीजन दे देता हूँ, बिकॉज हम हमारी फूड हैबिट बहुत ज्यादा गंदी है, और फूड हैबिट हमारी गंदी होने की वजह से हम लोग डायबिटिक हो रहे हैं। और एक और चीज देखा जाए तो ये जितने भी फास्ट फूड है, मैं तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में भी जब अपन ने अपनी बात हुई है, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस तो मैंने आपको बताया है कि हम लोग के लिए फास्ट फूड बने नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फास्ट फूड का कंजप्शन कर रहे हैं। अब इंडिया आज की कंडीशन में वर्ल्ड का फोर्थ ऐसा कंट्री बन गया है जिस जहाँ पे फास्ट फूड का कंजप्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें फास्ट फूड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे कंट्री में फास्ट फूड का बड़ा क्रेज है बच्चों में, और वो लोग इसको कर रहे हैं। तो जैसे तुम लोग आज 35 एज में हो, तुम लोग 16 17 18 साल के हो, तो जब तक तुम लोग 35 साल, मतलब आज से जस्ट दुगना अपन करते हैं, वहां तक आओगे, वहां तक आप लोगों में से मोस्ट मोस्ट लोग बच्चे क्या हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे। स्पेशली, है ना, गर्ल्स गर्ल्स को तो कुछ ज्यादा फास्ट फूड पसंद होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, तो टेस्ट हम लोगों का क्या है, कुछ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है हमारे खाने के ऊपर, हम लोग बस खाते जाते हैं। तो देखो क्या है कि उस फास्ट फूड को, उसके अंदर क्या है, मैदा होता है, मतलब कुल मिला के आप देखो स्टार्च मतलब शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए पेंसुलिन चाहिए। अब बेचारा हमारा पेनक्रियास कब तक पेंसुलिन प्रोवाइड करेगा, कब तक इंसुलिन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो जितना वो प्रोवाइड कर सकता है उतना वो करता है। तो क्या है कि जो पूरी उम्र के लिए जो बना है ना, वो हम लोग उसको आधी उम्र में खींच लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग सब लोग जानते हो कि डायबिटिक क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इंसुलिन से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कंट्रोल नहीं होता है, और उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में व्यक्ति को क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अब जब डायबिटीज हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं भैया, स्वाभाविक सी बात है। अभी ये चलो अपन इस टॉपिक को पढ़ना तो शुरू करेंगे, इससे उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि डायबिटीज की टेबलेट टेबलेट आती है कि नहीं आती है, किसी को कोई जानकारी है, आती है? करनी आती है इसकी परमानेंट इलाज है मेरी वो। बात मेरी बात सुनो, देखो डायबिटीज की टेबलेट नहीं आती है, वजह क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ इसका, कि हम लोग अगर टेबलेट लेते हैं तो टेबलेट कहाँ जाएगी, माउथ के अंदर जाएगी, और माउथ के अंदर जाएगी मतलब स्टमक में जाएगी, और स्टमक से जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसका क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। अब हमारा शरीर क्या है कि उस प्रकार से बना है कि उसमें क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो कोई एंजाइम आएगा, है ना, और वो एंजाइम आने के बाद में उस जो टेबलेट हमारे द्वारा लिया जा रहा है इंसुलिन, एक्चुअली इंसुलिन क्या एक तरह का प्रोटीन है, तो उसको प्रोटीन से एंजाइम क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ये सबसे बड़ा समस्या हो गया। ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसकी वजह से अभी तक हम लोग इसका कोई टेबलेट नहीं बना पाए हैं। हो सकता है फ्यूचर का, भैया हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए जहाँ पे उसको प्रोटीन रेजिस्टेंस बना के बॉडी के अंदर डाल दी जाए, जिससे वो प्रोटीन तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि बॉडी के अंदर डिग्रेड हो जाएगी, या मतलब घुल जाएगी अच्छे से, ऐसा पॉसिबल हो। बट अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगवाते हैं जो भी पेशेंट होता है उसको। और ये डिपेंड करता है कि उसको कौन सी मतलब डायबिटीज किस लेवल की हो रही है ना। दो टाइप की होती है, एक इंसिपिडस और एक मेलाइटस। तो इंसिपिडस तो इनिशियल स्टेज की होती है, मेलाइटस क्या होती है, फाइनल स्टेज की होती है। अपन लास्ट स्टेज बोले जो भी शब्द को टाइप 2 डायबिटीज बोलना है। ठीक है। कुछ लोगों का शुगर लेवल इतना गंदा हो जाता है कि उनको रोज इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 दिन में लगाने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 7 दिन में लगाने पड़ते हैं, और कुछ लोग जैसे होते हैं जिनको 15 15 दिन, महीने महीने में भी लगते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है उसकी लाइफ स्टाइल के ऊपर। ठीक है, कि उसको कितना डायबिटीज मतलब कितना इंसुलिन उसको चाहिए।
तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब ये बीमारी दुनिया में आई, तो जब बीमारी दुनिया में आती है उसके साथ में क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका ढूंढा गया। तो एक आपकी एनसीईआरटी में, आपको मैं बता रहा हूँ, वापस स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ मैं आपको। एक चेन बनी हुई है ना, और वो चेन वाला जो है, क्या बोलते हैं उसको, ये देख, ये देखो यहाँ पे, ये आप लोग प्रो इंसुलिन नाम की चेन दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन और ब्लू कलर की जो इंसुलिन की है यहाँ पे चेन है, और उसके साथ में ग्रे कलर की चेन भी बनी हुई है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये ब्लू और ग्रीन सबको दिखाई दे रहा है बेटा, रिस्पॉन्स कर दो। हेलो। यस सर। तो मेरी बात सुनो कि ये ग्रीन और ब्लू कलर का जो चेन है, इसको आप लोग, इस ग्रीन कलर को बोल दो आप ए, और ब्लू कलर को आप बोल दो बी। ये दो चेन है, और ये किसी थर्ड चेन, मतलब जो ग्रे कलर की है, उसकी हेल्प से हमारे बॉडी के साथ में क्या होती है, अटैच होती है। आप लोग देख सकते हो, ए जो है वो ब्लू कलर का है, बी जो है वो ग्रीन कलर का है, और जो फ्री सी सी पेप्टाइड उसने लिखा है, वो उसके थ्रू क्या होता है, जुड़ा रहता है, कि प्रो इंसुलिन। और ये प्रो इंसुलिन हमें कहाँ से ऑब्टेन किया, हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर रहे थे, इसको हम लोग कर रहे थे रूमिनेंट्स और केटल से ऑब्टेन कर रहे थे, स्पेशली पिग है ना, और पिग, एक तो पिग है, गोट है, कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनसे इसको क्या किया जाता था, ऑब्टेन किया जाता था। मतलब जैसे कोई पिग है, उसका इंसुलिन लिया, और उस सॉरी कोई पिग है, उसका पेनक्रियास लिया, और वहां से इंसुलिन लेके हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में डाला जा रहा था। लेकिन दरअसल इसकी वजह से क्या हुआ, अब समझना आप लोग, जब इसको कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर डाला जा रहा था, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर एक कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि इंसानों में इसकी क्या होती है, क्या देखने को मिलती है, एलर्जी देखने को मिलती है ना, कि कुछ आदमी है और उसके अंदर इसको डाला जा रहा है। तो केटल से होने वाली, मतलब जो अपन ऑप्टेंड करते हैं उसको अपन बोलते हैं बेवाइन, और पिग से ऑप्टेंड करते हैं उसको अपन बोलते हैं पोर्सिन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रकार के टाइप है जो अपन लोग इंसुलिन से ऑप्टेंड कर रहे थे। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में, हम मतलब कुछ लोगों की बॉडी में तो इजीली क्या हो रहा है, एक्सेप्टेड हो रहा है, पर कुछ बॉडी में फॉरेन पार्टिकल है, तो क्या कर रहा है ये, ऐसे एलर्जी रिएक्शन कर रहा है, मतलब एलर्जी कॉज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मेरे को आपसे ये पूछना है, जिसको पता है वो आप मेरे को आंसर देना, कि जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियास में कहाँ पाया जाता है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है। साइटोप्लाज्म। कितने गंदे आंसर देते हो यार, बेहोश कर देते हो तुम लोग। पेनक्रियास क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से, और मैं आपको बता रहा हूँ उस एंडोक्राइन ग्लैंड के कौन सा पार्ट है जो हमारा इंसुलिन बनाता है। तो ध्यान देना, अल्फा बीटा और डेल्टा ऐसे कुछ सेल्स होते हैं किसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर। आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस एक पार्ट है जिसको बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस, और इस आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस में जो बीटा चेन होती है, या जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। ये बात ध्यान रखना, भूल मत जाना, है ना। पेनक्रियास, आइसलेट ऑफ लेंगरहंस, उसके बाद में आइसलेट ऑफ लेंगरहंस के कौन से सेल, बीटा सेल। ठीक है, हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये ग्लैंड। मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों है, एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। क्योंकि क्या उसका रीजन क्या है, ये हार्मोन भी सिक्रेट करती है ना। एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों है। प्लस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पेनक्रियास है, उस पेनक्रियास के कौन से, आइसलेट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहंस, है ना। ये जो बीटा सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, बीटा सेल्स। क्या हुआ,
पैर दर्द दिखाई दे गई। मैंने आपको लिख दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है अपनी, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है पेनक्रियास। और उससे अपन किसकी बात कर रहे हैं, पेनक्रियास के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, आप इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ये सेल है और इससे हमारा क्या होता है, सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो कुछ एनिमल्स थे और एनिमल्स की बॉडी से जो हम लोग ने इंसुलिन लिया था वो हमें क्या कर रहा था, एलर्जी काज कर रहा था। तो ये वाला जो इंसुलिन है हमें जमा नहीं। तो एक अमेरिका की एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है बेटा इली लिली कंपनी। क्या नाम है इसका, इली लिली कंपनी। तो इस इली लिली कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, एक ये बनाया, क्या बनाया, इंसुलिन बनाया, ठीक है। और ऐसा इंसुलिन बनाया जो एलर्जी नहीं करे और ह्यूमन बींग्स के क्या हो सके, इजिली यूज हो सके। तो उन लोगों ने क्या किया, यही उन लोगों ने कौन सी मेथड यूज करी होगी, स्वाभाविक सी बात है कि उन लोगों ने वही मेथड यूज करी होगी जो हम लोग अभी तक करते आए, कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उन लोगों ने क्या किया, अल्फा और बीटा सेल, बेटा ध्यान रखना, अल्फा और बीटा सेल को इंडिविजुअली क्या किया उन लोगों ने, आइसोलेट किया। और उसको इंडिविजुअली आइसोलेट करने के बाद में वेक्टर पीबीआर 322, आपको पता ही है, पीबीआर 322 के अंदर हम लोग उन लोगों ने उसको क्या किया, इंजेक्ट किया, मतलब उसके अंदर लगाया। और फिर कौन से सेल यूज करेंगे उसके लिए, मतलब कौन कौन से सेल, सेल का मतलब यहाँ पे कौन से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसको ग्रो करवाना अपन प्रेफर करेंगे, या बैक्टीरिया के अंदर अपन उसको ग्रो करवाना प्रेफर करेंगे। तो आप सब लोग भली बात ही जानते हो कि हम लोग स्टार्टिंग से एक ही बैक्टीरिया का यूज करते आ रहे हैं, दैट इज ई कोलाई। तो उस अल्फा और बीटा सेल को मतलब इंडिविजुअली सेपरेट किया और अलग अलग सेल के अंदर उसको इंजेक्ट करके, मतलब उसके अंदर ऐड करके और उन सेल के अंदर डाल दिया गया, जिससे क्या हो गए, बहुत सारे हम लोग ने बहुत सारे अल्फा और बीटा चेन क्या कर लिए, ऑप्टेन कर लिए, ठीक है। और या फिर आप अपने लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो आपने क्या कर लिया, इंसुलिन ऑप्टेन कर लिया, ठीक है। और उस अल्फा और बीटा चेन को, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि अल्फा और बीटा चेन जो होती है, आप लोग एनसीईआरटी देख ही रहे हो, तो मेरी बात सुनना, ए और बी, ये जो ए और बी जो चेन है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड से जुड़ी होती है जिसको बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपका एग्जाम में भी आता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 181 का जो लास्ट लाइन है वहां पे लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है चेन ए एंड बी that are linked together by disulfide bridge। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनता है और आया भी है कि दोनों चेन आपस में कैसे जुड़ती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है। तो इस केस में क्या कर रहा है अमेरिकन कंपनी एली लिली ने, क्या किया, सी चेन का के सी हटा दिया, इन लोगों ने ए और बी दोनों चेन को बनाया और उस ए और बी चेन को बना के और उनको आइसोलेट किया। फिर तुम्हें पता ही है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और बायोरिएक्टर्स वगैरह सारी चीजें यूज की जाती है, उससे इन दोनों को आइसोलेट करके और वापस बाद में इन दोनों को बॉन्डेड किया। मतलब कैसे बॉन्डेड करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ने बता रखा है, ए और बीटा चेन दोनों को जोड़ दिया डाइसल्फाइड की मदद से, और उसके थ्रू ये जो इंसुलिन प्रिपेयर्ड हो गया, इसको भी किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, या तो इंजेक्शन के द्वारा या वेंस के अंदर इसको क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई, हेलो, मैंने जो बातें बताई क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जरा। ध्रुव गौली को क्लियर हो गई, बलराम को क्लियर हो गए, संदीप को होना चाहिए, ठीक है, संदीप को हो गई, विजेंद्र को नहीं हुई। बेटा हम लोग यहाँ पे इंसुलिन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और उसके तहत हम किसी भी एनिमल से जो पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाले इंसुलिन है ना, उस इंसुलिन को क्या करते हैं, उस इंसुलिन का अल्फा और बीटा चेन जो होता है, अल्फा और बीटा चेन जो होता है, ए और बी चेन जो होता है, उसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। और उसको निकाल के हम लोग क्या कर लेंगे, पहले उसको ग्रो करवाएंगे और ग्रो करवाने के बाद में हम लोग बाय दी हेल्प ऑफ, मतलब उसको ग्रो कैसे करवाएंगे, उसको ऑप्टेंड किया,
ऑप्टेन करने के बाद में उसको क्या किया, प्लाज्मिड 322 के साथ में ऐड कर दिया, फिर इकोलाई के अंदर डाल के उसको ग्रो करवा लिया, बहुत सारे इंसुलिन बना दिए, और उस इंसुलिन से इंजेक्शन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर उसको डाल देते हैं। तो हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, फुलफिल कर लेता है। अभी समझ में आया? मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया की मदद से दिन भर में जितनी चाहे उतनी इंसुलिन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है ना, बैक्टीरिया का टाइम क्या होता है, 20 मिनट में अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। तो हर 20 मिनट में हमारे पास इंसुलिन का अमाउंट क्या होता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। हम लोग उसको आइसोलेट करते जा रहे हैं, आइसोलेट करके उसको वैक्सीन के, मतलब वैक्सीन नहीं बोलेंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं और बॉडी के अंदर डाले जा रहे हैं। ये कंसेप्ट चल रहा है हमारा। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, तो पहले वाले के साथ में क्या हो रहा था कि जो केटल से निकाला जा रहा था वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रहा था। और 1983 में एक कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी। उसने केटल्स का यूज न करते हुए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया और ए और बी चेन को निकाल के और एक साथ में आपस में बाइंड करके और इंसान की बॉडी के अंदर उसने डालना शुरू किया। और ये जो चेन होती है ये कैसे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है। इतनी पिक्चर समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस मेरे को ये बताओ, इतना इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, ओके। अब इसका मोस्टली क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि सी चेन कायम होती है। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, अगर ए और बी के साथ में सी चेन जुड़ी हुई है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। क्या बोला जाता है? प्रो इंसुलिन। प्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनएक्टिव। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वो पढ़ा था क्या, एक वो जो बीटी कॉटन पढ़ा था ना, बीटी कॉटन। उसमें बीटी प्रोटॉक्सिन पढ़ा था, जिसमें वो जो प्रोटीन होता है वो जब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर होता था वो एक्टिव नहीं होता है ना। और जैसे वो किसकी बॉडी के अंदर जाता है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाता था, वो एक्टिव हो जाता है। तो प्रो मतलब जनरली क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे प्रो इंसुलिन उसको बोलते हैं। सी चेन मतलब नहीं 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 नहीं, ए और बी दोनों कैसे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ी होती है। पहले जब उसको केटल से निकाल रहे थे तब वो लोग उसको कैसे, सी चेन से जोड़ रहे थे। और अमेरिकन कंपनी ने उसको क्या कर दिया, डायरेक्टली सी चेन को हटा देके और ए बी को डाइसल्फाइड से जोड़ दिया। हालांकि डाइसल्फाइड पहले भी होता था लेकिन सी चेन उसमें एडिशनल चीज थी। और अमेरिकन कंपनी इली लिली ने वो एडिशनल चीज को हटा दिया, उन लोगों ने सीधा ए और बी चेन को जोड़ के और बॉडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो हो गया क्लियर संदीप? सर प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में क्या डिफरेंस हो सकता है? बेटा मैं वही बता रहा हूँ, प्रो इंसुलिन का मतलब होता है इनएक्टिव। मतलब जब तक उसके साथ में सी चेन जुड़ा हुआ था वहां तक वो क्या, एक्टिव नहीं था। और जैसे हम लोग सी चेन को हटाएंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। पहले अभी मैंने आपको पिग बोला था, पिग का मतलब होता है सुअर। और जो भी केटल्स होते हैं, जो मतलब जानवर होते हैं, बकरे गधे घोड़े, इनमें से उसको निकाल के तो इंसान की बॉडी में लगाया जा रहा था। तब वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में था। तब वो कौन से फॉर्म में था, प्रो इंसुलिन। और जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता था सी चेन को हटा के और उसको इंसुलिन बना के डाला जाता था, है ना। प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड थी। और अमेरिकन कंपनी जो है इली लिली, इसने उस प्रोसेस को क्या कर दिया, आसान कर दिया। इसने डायरेक्टली सी चेन नहीं बनाते हुए ए चेन बी चेन बनाया, डाइसल्फाइड से जोड़ा और ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल दिया। और इसको नाम दिया ह्यूमेलिन। क्या नाम दिया इसको, ह्यूमेलिन। आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ह्यूमेलिन। आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर ये ह्यूमेलिन के नाम से आता है क्वेश्चन तो आप उसको अटेम्प्ट करके आना, वो आपसे इंसुलिन के बारे में जानकारी ले रहा है। और कहाँ पे उसने ह्यूमिलिन वर्ड यूज किया है, जरा देखो आप लोग, कहीं पे यूज किया है क्या एनसीईआरटी के अंदर? मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ कि ह्यूमिलिन वर्ड इसने यूज किया है कि नहीं किया है। अ, शायद क्या होगा, तो आप लोग जब पढ़ोगे तो तब आपको समझ जाएगा, अभी ये मैंने सर देखा नहीं है। नहीं है शायद, ह्यूमिलिन यू वर्ड यूज नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बोला जाता है ह्यूमिलिन। मैं आपके चैट बॉक्स में लिख देता हूँ भाई साहब, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि ह्यूमिलिन का मतलब क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ भाई। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है अंकित तेरे को? सर नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसा बोल दो ना भाई, ह्यूमेलिन। ठीक है, ह्यूमेलिन जो है वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है कि ह्यूमेलिन जो होता है वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं आपको
नेक्स्ट चीज बताता हूँ, नेक्स्ट चीज क्या है, जीन थेरेपी। अब सर इस कंसेप्ट को समझो है। ह्यूमिलिन क्या होता है? अरे यार, चल रहने दो अभी सर मैं ऐसे। बाहर, नहीं 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 नहीं, सुन समझ, ऐसे कैसे रहने दो। मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा, जो Surely. इली लिली कंपनी है, उसने ए चेन और बी चेन ये दोनों को सेपरेटली क्या किया, प्रिपेयर्ड किया। तूने बाद में क्लास ज्वाइन करी क्या, स्टार्टिंग से? हाँ, इन दोनों को उसने क्या किया, प्रिपेयर्ड किया। और प्रिपेयर्ड करने के बाद में उसने डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से इनको जोड़ा और इनकी इंसान की बॉडी के अंदर डाल दिया। और इसको उसने नाम दिया ह्यूमेलिन। क्या नाम दिया, ह्यूमेलिन। और हम लोग पहले जो बातें कर रहे थे प्रोइंसुलिन की कर रहे थे, जो केटल के द्वारा बनाया जा रहा था। फिर उसमें सी चेन को हटा के और इंसानों की बॉडी के अंदर डाला जा रहा था एबी के फॉर्म में। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर एबी काम करता है। पहले सी चेन को भी लगाया जा रहा था जब हम लोग उसको केटल सस्पेंड कर रहे थे। और जब उसको इली लिली ने बनाना शुरू किया तब उसने सी चेन को हटा दिया और उसको नाम भी दे दिया। उसने उसने इसको अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया। इसको बोल दिया उन लोगों ने ह्यूमेलिन। क्या नाम दे दिया इसको, ह्यूमेलिन। अब वो इंसुलिन नहीं बोल रहे, इसको ह्यूमेलिन बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, अमेरिकन कंपनी इली लिली। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, चलो भाई, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इंसुलिन से भी क्वेश्चन आता है, इंटरफेरॉन से भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद में टिश्यू कल्चर से भी क्वेश्चन आता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आना तय है, मतलब यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन तो बन के आएगा ही आएगा तुम्हारे बुक में। अब जीन थेरेपी समझो कि जीन थेरेपी क्या भला होती है। तो चलो मेरी बात सुनो कि एक कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है और उसको कोई भी डिफेक्ट है, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं। हिसाब से बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बोला है कि एक 4 साल की लड़की थी, है ना, कितने साल की लड़की थी, 4 साल की लड़की, और उसको कोई डिजीज थी। उस डिजीज का नाम आप लोग बता सकते हैं, उनको क्या नाम था उस डिजीज का? ADA, adenosine diamine deficiency. हाँ, एडीए डिजीज थी उसको। हाँ, उसकी बॉडी के अंदर एडेनोसाइन डेमोनाइज नाम का जो एंजाइम था उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब उन लोगों ने, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया कि उसके इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए उन लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर डाले। अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट कैसे कर डाले, उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे कि भैया यार अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है तो हम लोग करते। तो उन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, ईआरटी कर दिया। ईआरटी का फुल फॉर्म होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या मतलब होता है इसका, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब उस एंजाइम को बना के उसकी बॉडी में, उस लड़की की बॉडी के अंदर क्या कर दिया इन लोगों ने, डाल दिया। ठीक है, अब उसकी बॉडी के अंदर उसको डाल दिया, पर उससे क्या हो रहा है कि उसका कोई परमानेंट क्योर तो नहीं हो। थोड़े दिन बाद, मतलब जब तक वो एंजाइम उसकी बॉडी में होता है तब तक वो क्या करता है, वर्क करता है। और जैसे वो खत्म होता है वापस उसकी हालत वो की वही। तो मतलब अब वो बेचारे यहाँ पे परमानेंट क्योर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो, तो परमानेंट क्योर नहीं दे पा रहे, एंजाइम को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे। तो फिर थोड़ा सा और एडवांस हुए वो, उन लोगों ने बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन क्यों कर दिया, क्योंकि इसका फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा था। तो इसका फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा था, तो बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाता है तो लिम्फोसाइट यूज किए जाते हैं। तो ईआरटी बनाने वाले जीन को क्या किया, आइसोलेट किया। और आइसोलेट करके उसको किसके साथ में ऐड कर दिया, आइसोलेट करके उसको इन लोगों ने लिम्फोसाइट के साथ में ऐड कर दिया। लिम्फोसाइट जानते हो तुम लोग, लिम्फोसाइट कितने लोग जानते हैं? अरे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, याद आ रहा है? ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम लोग ब्लड का पूरा कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को कितनी बार एक्सप्लेन किया है ना। ब्लड का कंपोजिशन अपन कैसे पढ़ते हैं, हमारा ब्लड जो होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड एलिमेंट्स। ब्लड एलिमेंट्स में अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रेनोसाइट्स और एग्रेनोसाइट। अब अपना एक जो एग्रेनोसाइट होते हैं, दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो वो लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में इन लोगों ने क्या किया,
कि उसकी बॉडी के अंदर जो एडीए की डिफिशियंसी थी, तो इन लोगों ने बोन मैरो को ट्रीट कर दिया, ठीक है। बट दिक्कत ये हुई, बोन मैरो का ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्टिव होता है, पर ये लड़की क्या हो चुकी है, 4 साल की हो चुकी है। तो लिम्फोसाइट भी क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी भी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, मतलब वो भी मर रहा है, ठीक है। क्योंकि लिम्फोसाइट की क्या होती है, लाइफ स्पान होता है, तो भी मर रहा है। तो क्या ये परमानेंट क्योर हुआ, तो वापस से परमानेंट क्योर नहीं हुआ। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि इसका परमानेंट क्योर क्या हो सकता है। तो बाद में लोगों को ऐसा ख्याल आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। मतलब जो बनाने वाला है, कौन बनाने वाला है, लिम्फोसाइट इसको बना रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग लिम्फोसाइट के अंदर वो जीन लगा देंगे, जिससे क्या हो सकता है, इसकी बॉडी के अंदर एडीवी की डिफिशियंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल भी हुए, लेकिन वापस से प्रॉब्लम ये आ गई कि वो परमानेंट क्योर नहीं हुआ। अब परमानेंट क्योर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कौन सी स्टेज में कर रहे हैं, एडल्ट स्टेज में कर रहे हैं, पैदा होने के बाद में कर रहे हैं। तो बाद में बार बार ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कुछ समय के लिए काम करता है, फिर बाद में हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट बनते रहते हैं। अब मेरी बात सुनो कि जो लिम्फोसाइट बना रहा है, तो उसको बनाने के लिए बार बार लिम्फोसाइट में उसको करना सही नहीं रहता है, और पॉसिबल भी नहीं, कब तक करे आदमी। तो उन लोगों ने बोला कि जीन थेरेपी समाधान तो है, लेकिन एडल्ट स्टेज में नहीं है, मतलब पैदा होने के बाद में नहीं। जब वो एम्ब्रियोनल स्टेज में रहेगा, अगर उस टाइम पे जीन थेरेपी की जाए, तो इसका क्या हो सकता है, परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि जब तक वो लड़की जिएगी, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब वो लड़की का मतलब ये कि ये तो केस हो चुका है, अब आने वाले फ्यूचर में अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें, एक सेकंड यार, कल स्कूल नहीं लगेगा नहीं रिवीजन? कल नहीं लगे, परसों लगेगा 3 बजे तक। 3 बजे तक? अरे यार यो कहीं है रानी मैडम को, यो 3 बजे तक काल तेड़ ले, भले ही परसों दिन नहीं रुकांगा 3 बजे तक। नीरज तो पढ़ अबे रहा है, सर, नीरज करे। अबे तो सर क्लास में रे, सुन तो लो थोड़ा। क्या बोल रहे? घर पर तो नहीं। अरे घर नहीं पढ़ रहे रे दादा। अभी तक तो कह रहे हो दिन रात पढ़ी रहो। थारा घर अड़ी जाए तुम, नगे नहीं आए तू तुम्हारे न। अभिषेक थी पूछ कह रहे हो तो दिन रात पढ़ी रहो। अरे वो तो कहीं भी कही दे रे, पण मारे 3 दिन ये आते आते था घर अड़ी, तू तो एक दिन भी नगे नहीं आया। क्यों? हेलो। अब वो स्कूल में अरे तो बस नगे करो नहीं भाई, बस पढ़ाएगा। करो। हाँ हाँ सर। चलो भाई, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, जीन थेरेपी के वहाँ पे थे। और मैंने आपको बताया कि 2 तरीके उन लोगों ने यूज करे, पर दोनों में उनको सक्सेस नहीं मिली। दोनों कौन कौन, पहला तरीका हमने यूज किया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब उस एंजाइम को रिप्लेस कर दिया, उसके बजाय कोई दूसरा यूज किया, तो भी परमानेंट क्योर नहीं था। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करके देखा, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन भी परमानेंट नहीं था। जीन थेरेपी करी, लेकिन जीन थेरेपी में लफड़ा ये पड़ रहा था कि जीन को कब, मतलब जीन थेरेपी कब सक्सेस होती है, जीन थेरेपी सक्सेस होती है एम्ब्रियोनल स्टेज में। मतलब अगर कोई बच्चा एम्ब्रियोनल स्टेज में है, उस टाइम पे अगर उसका क्यूरेबल, उसको उसको ट्रीट किया जा रहा है, तो वो कंप्लीटली काम करेगा।
बट अगर वो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, उसके बाद में उसको ट्रीट किया जा रहा है तो कंप्लीटली काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस लड़की का तो क्या है, परमानेंट क्योर नहीं निकला, लेकिन इस लड़की के बाद में दुनिया में जो भी लड़कियां आई या जो भी लड़के आए जिनको ये प्रॉब्लम थी एडीए डेफिशिएंसी, उसका इसका परमानेंट क्योर ये निकाला गया कि जब बच्चे प्रेगनेंसी मतलब एम्ब्रियो उसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं, तब हम लोग क्या करवा सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी करवा सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से क्रोमोसोम की स्टडी करके उसके जीन्स की स्टडी किया जा सकता है। और अगर उसको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तुम लोग भी भविष्य में ध्यान रखना अपने बच्चे का, आप क्या करवा सकते हो, क्रोमोसोमल डायग्नोसिस करवा सकते हो। मतलब अगर कोई भी जीन डिफेक्टेड अगर आपका केस मिलता है, तो क्या है कि अभी तो हमारे पास इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जीन थेरेपी की मदद से उसको क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। बट अगर कोई भी बच्चा अगर एक बार पैदा हो गया और अगर मान लो उसको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो हम लोग उसको क्योर नहीं कर पाएंगे। पैदा होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल तो है, लेकिन परमानेंट तो पॉसिबल नहीं है। और जो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में, अगर उस टाइम पर जीन को, जो डिफेक्टेड जीन है उस जीन को निकाल के और अगर उस जगह पर हम लोग सही जीन लगा दें तो पूरा जिंदगी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सेम है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब डिफेक्टेड जिन को निकालो और सही वाले जिन को वहां पे डाल दो। अब वो सही वाले जिन को यहाँ पे डालोगे तो आप लोग याद करो कि जब बच्चा कोई भी एडल्ट में एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें होती है, जैसे स्टेम सेल एक एग्जाम्पल है ना। तो वहां पे अगर किसी चीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? जीन थेरेपी क्या होती है? हाँ, प्राइस सही बोल रहा है, तो प्राइस तो बहुत ज्यादा होंगे भाई। हालांकि हम लोगों ने बैठे बैठे भी 2 मिनट में इसको निपटा दिया, करने जाएंगे तो इसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा होने वाला है और पैसे भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। बट ये है कि आप कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट से मरोगे नहीं। जैसे आजकल ट्रांसजेंडर आप लोग देख रहे हो ना, जिसकी मर्जी पड़ता है अपने आप अपना जेंडर क्या कर लेता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। किसी को मेल बनना है मेल बन जा रहा है, किसी को फीमेल बनना है फीमेल बन जा रहा है। तो भविष्य अनन्या में सर, आप लोगों को जीन थेरेपी के एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन लफड़ा ये है कि ये सारी चीजें कॉस्टली बहुत है। ठीक है, मतलब हो सकता है, अब मतलब अगर अपन चाहे तो अगर उसको प्रॉपर तरीके, अगर किसी भी चीज को प्रॉपर टाइमिंग पे अगर आइडेंटिफाई कर दिया जाए, जैसे क्लिनिप्टिपर सिंड्रोम है, तो नियर फ्यूचर में क्लिनिप्टिपर सिंड्रोम का भी क्या हो सकेगा, ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है, या तो जीन थेरेपी के द्वारा या किसी थेरेपी के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर कितने 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक्स वाई एक्स। तो उस एक्स को एक हटा देंगे तो आदमी मेल बन के नहीं बाहर पैदा होएगा, एक्स वाई एक्स के फॉर्म में पैदा नहीं होगा वो। तो भविष्य में बहुत कुछ होना है बायोटेक्नोलॉजी में, आप ऐसा मत सोचो। आप लोग में से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं करना है ना, जो ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता, बायोटेक कर लेना। बायोटेक से आपका भविष्य काफी मतलब सुरक्षित हाथों में रहेगा। सुरक्षित हाथों मतलब देश, आप अपना देश आपके हाथों में रहेगा। आप लोग बायोटेक के लोग होंगे तो कुछ अच्छा रिसर्च फील्ड में घुसते हो तो काफी कुछ आप लोग उसमें कर सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, अब मेरा चैप्टर कहाँ चला गया? मेरा चैप्टर मैंने कुछ और सर्च कर मारा तो वहां चला गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, और वापस से खुल भी गया। तो जीन थेरेपी के बारे में मैंने जो आपको बताना था, जो मैंने मेन मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ना, हाँ ऐसे एनसीईआरटी पढ़ो, आप लोग हर टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ो। पढ़ना क्या चाहो पढ़ो ही सही, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं होगा। तो 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। 1990 की बात है, जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम कब की गई थी? 1990 में, 1990 में। और एडीए डिफिशियंसी 4 साल की लड़की को था। ठीक है, और उसको जीन थेरेपी की मदद से क्या गया था, ट्रीट किया गया था। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं निकला। रीजन क्या रहा? क्योंकि वो जब बड़ी हो गई तब उसका ट्रीटमेंट किया गया तो उसके जीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। अगर वो उसके एम्ब्रियोनल स्टेज में किया जाता तो उसको परमानेंट क्योर वो हो सकता था। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाता तो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका एक टॉपिक, मतलब एक टॉपिक ही बोलेंगे इसको, 2 टॉपिक बोल दो चलो। 2 टॉपिक इसके बच रहे हैं। एक तो इसका बच रहा है क्या बच रहा है, एक तो ये इथिक ट्रांसजेनिक एनिमल बच रहा है,
और एक और ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बच रहा है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे ये जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट कौन से भैया? बड़े बड़े टेस्ट का मतलब होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा का नाम सुना है ना आप लोगों ने? आजकल पता है ये जो HIV का टेस्ट लगाते हैं ये भी एलिसा के थ्रू नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए भी सिंपल ही किट आती है। अभी हमारे स्कूल में आया था 2 दिन पहले एड्स वाले, एड्स जागरूकता अभियान वाले आए थे। तो किट लेके आए थे, सीधा ब्लड ड्रॉप लेके उसके ऊपर डाल देते हैं, उस किट से अंदाजा लग जाता है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने के लिए एलिसा टेस्ट लगाया जाता है, जिससे उस चीज को क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद में कोविड-19 ने हमें RT-PCR दिया। RT-PCR भी का एक एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। और ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये बायोटेक के होते हैं, मतलब अच्छे वाले टेस्ट है। जैसे अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये अपने लोकल टेस्ट है। इनको ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। पर RT-PCR और रेगुलर टेस्ट का क्या इसमें आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। तो मैं आपने बता देना है इसमें क्या क्या है। इसने लिखा है यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए उसका अर्ली डिटेक्शन और पैथोफिजियोलॉजी, इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ये जो चीजें हैं इससे चीजें का पॉसिबल मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या, और ये जो चीजें होती है सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इनसे अर्ली डिटेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अर्ली डिटेक्शन मतलब जैसे बीमारी हुई उसकी इनिशियल स्टेज पे अगर अपने को पता चल जाती है तो उसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एलिसा टेस्ट जैसी कुछ टेक्निक्स दे रखी है, जिनकी मदद से हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये किससे करेगा? अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपकी बॉडी के अंदर HIV वायरस आया, वो बिल्कुल फ्यू इनिशियल स्टेज में आया, मतलब अभी आपकी बॉडी के अंदर आया है, उसको 10-12 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो भी वो बॉडी के अंदर रहेगा तो सही ना। तो एलिसा की मदद से या PCR की मदद से हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी इसको आप सीरम, ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट लगाओगे तो उससे इसको आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि DNA की स्टडी नहीं कर रहा है। और जो भी अब अगर अपन बात करें कि अगर HIV का वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा तो सेल के अंदर जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर DNA बनेगा, DNA से फिर अपने आप को कॉपी करेगा। तो ऐसी जब हरकतें कर रहा होता है तो PCR की पकड़ में वो आ जाता है, एलिसा की पकड़ में आ जाता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के टेस्ट है जिससे अपन किसी भी डिजीज को क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ। उसके बाद में PCR इज नाउ रूटीनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV। अभी मैंने आपसे ये बात करी कि जनरली HIV और कुछ जो खतरनाक जो डिजीज है ना, उन सबका टेस्ट अभी का हेल्प से लगाया जाता है, PCR की मदद से लगाया जाता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मैं अगर प्रॉपर स्थिति में होता तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देता। लेकिन थोड़ा सी प्रॉपर स्थिति का मतलब ये है कि अपन घर में बैठे हैं, तो अभी मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया, तो इसको अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। मैं वहीं जाके बड़ौद जाके कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अरे भाई अब बोल, क्या बोल रहे?